वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीकिंग टू यू फ्रॉम रॉक बॉटम बाय माइकल ओंदातिया। माइकल ओंदातिया की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में माइकल अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी लाइफ की जो जर्नी है, उनकी जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो शेयर करते हैं। तो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन राइटर का बैकग्राउंड कि वो किस सिचुएशन में थे जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, देन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग टू यू ये जो पोएम है ये 1967 में इन्होंने लिखी थी। माइकल ने इस पोएम में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है एंड इन्होंने जिन थीम्स को डिस्कस किया है उसमें लॉस एंड ग्रीफ आ जाते हैं। एंड जो इनका बैड एक्सपीरियंस है लाइफ का वो इनकी बैड मैरिज है जो कि ख़त्म हो जाती है, एंड इनके फादर की डेथ है। इनके फादर की डेथ कैंसर की वजह से होती है। वो भी माइकल की लाइफ का एक बैड एक्सपीरियंस है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। राइटर का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, देन पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। तो माइकल की बर्थ होती है श्रीलंका में 1943 में, देन ये मूव कर जाते हैं कनाडा 1962 में। माइकल अपने एक नॉवल की वजह से फेमस हुए थे जिसका नेम था द इंग्लिश पेशेंट। उसको बुकर प्राइज भी मिला था 1992 में। देन उसको एक फिल्म के लिए भी लिया गया था 1996 में। स्पीकिंग टू यू फ्रॉम रॉक बॉटम ये जो पोएम है माइकल ने 1967 में ली थी। उस टाइम तक माइकल को इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली थी। इस पोएम के बाद ही जो है वो इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। एंड ये जो पोएम है ये इनकी पोइट्री की एक कलेक्शन थी द डेंटी मॉन्स्टर्स, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, स्पीकिंग टू यू दिस आवर दीज डेज व्हेन आई हैव लॉस्ट द फीदर ऑफ पोइट्री। जो राइटर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो अपनी इमेजिनेशन में हैं और वो अपनी इमेजिनेशन में दूसरे पर्सन से बात करते हुए से कहते हैं कि मैं इस आवर में तुमसे बात कर रहा हूँ। ये जो आवर है ये मेरा एक सैड आवर है। मुझे इस आवर में जो है ना वो अपनी मेमोरीज हॉन्ट करती है। मुझे अपना अच्छा टाइम याद आता है, अपना पास्ट याद आता है, अपने फादर की जो है वो याद आती है, या फिर जो राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, उनकी फैमिली थी, उन्हें उनकी याद आती है। एंड स्पीकर कहते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को खो देता हूँ इस आवर में, कि जिस क्रिएटिविटी के साथ मैं पोइट्री को लिखता हूँ वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर नहीं रहती है इस टाइम पे। और ये मेरा एक सैडेस्ट टाइम होता है कि जिसमें जो है वो मेमोरीज आ जाती हैं और वो मेमोरीज मुझे जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, एंड द रेंज ऑफ सेपरेशन साउंड अस टोक टोक लाइक गो टैबलेट्स। और रेंज ऑफ सेपरेशन जो है ना वो मुझे साउंड कर लेती हैं कि जो लोग मेरे पास थे अब वो मेमोरीज बन चुके हैं। जो डिस्टेंस आ चुका है मेरा और मेरे रिलेशनशिप्स में वो आ जाता है और मैं सैड फील करना शुरू कर देता हूँ। और ऐसे लगता है कि जो टाइम है वो स्लो स्लो पास हो रहा है, और ये जो साउंड है वो ऐसे लगता है कि क्लॉक का साउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं, एवरी वन हैज़ लर्न टू मूव केयरफुली। कि हर कोई जो मेरे सराउंडिंग में है, मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने जो है ना वो केयरफुली मूव करना स्टार्ट कर दिया है, कि ताकि कोई ऐसा साउंड ना हो जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। इस आवर में मैं अपनी मेमोरीज में चला जाता हूँ। डांसिंग लाफिंग बैड टेस्ट इज़ अ मेमोरी। कि डांसिंग लाफिंग बैड टेस्ट जॉय ये सब कुछ अब मेमोरी बन चुका है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डिस्टेंस पर देख रहा हूँ, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास सारे टेस्ट जो है ना वो डिसअपेयर हो चुके हैं। अ टैब्लू बिहाइंड ट्रीज ऑफ लॉ। ऐसा लगता है कि ये एक ड्रामा है, ये एक टैब्लू है जो कि दीवार के पीछे छुप गया है, अब मैं इसे देख नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर जो राइटर हैं वो डायरेक्ट दूसरे पर्सन से बात करते हैं। मे बी वो अपनी वाइफ को यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रहे हैं और कहते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ लव फॉर यू। कि मेरा जो है ना वो तुम्हारे लिए लव बहुत ज़्यादा था, बट माई वाइफ सफरिंग, कि तुम मुझे जो है वो हर्ट कर रही हो, तुम जो है ना वो मुझे छोड़ कर जा रही हो, या फिर तुमने जो है ना वो ऐसी सिचुएशन की वजह से मुझसे जो है वो लड़ाई की है, झगड़ा किया है, या फिर हमारे दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ चुका है जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। एंगर इन एवरी डायरेक्शन। कि हमारी लाइफ की जो सिचुएशन है, हमारी लाइफ जो गुजर रही है, इसमें हर तरफ एंगर ही एंगर है। मीन्स कि हैप्पीनेस हमारी लाइफ से डिसअपेयर हो चुकी है, हमारे इस रिलेशनशिप में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। एंड द चिल्ड्रन वाइज एज टफ श्रब्स बट दे आर नॉट टफ। चिल्ड्रन को देखकर ऐसा लगता है कि ये वाइज होते हैं और ये टफ होते हैं, बट वो बहुत सेंसिटिव होते हैं।
पेरेंट्स की कोई भी बात जो है वो उन्हें हर्ट कर सकती है, पेरेंट्स के दरमियान कोई भी डिस्टेंस जो है वो उन्हें नज़र आ सकता है और ये चीज़ उन्हें हर्ट कर सकती है, जिससे जो चिल्ड्रन हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो राइटर यहीं पे यही मेंशन कर रहे हैं कि चिल्ड्रन ऊपर से तो हमें सॉफ्ट नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है, एज अ कपल हम हैप्पी हैं या नहीं। बट चिल्ड्रन जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज़ को जो है वो फील कर सकते हैं। सो आई फियर हाउ एनीथिंग कैन ग्रो फ्रॉम दिस, कि हमारे बैड रिलेशनशिप से, हमारी इस लाइफ से जो है वो हमारे चिल्ड्रन क्या सीखेंगे, वो क्या ग्रो करेंगे, क्या फ्रूट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे इन फ्यूचर। मुझे जो है वो कोई भी यहाँ पर होप नज़र नहीं आ रही है कि इस बैड रिलेशनशिप से कुछ हेल्दी ग्रो हो सकता है। ऑल द वाइज ब्लड poured फ्रॉम लिटिल कर्ट्स डाउन इनटू दिस थिंग, कि जो लिटिल हर्ट्स होते हैं ना, जिससे हम छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, ये हमारे अंदर जो है वो कट्स होते हैं, जिससे हमारी जो वाइज ब्लड है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारे अंदर से जो हेल्दी इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर हम जिस तरह से लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है, वो डेड हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। दिस आवर इट इज़ नॉट योर बॉडी आई वॉन्ट बट योर क्वाइट कंपनी, कि ये जो आवर है इसमें मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा रोमांस नहीं चाहिए, जस्ट मुझे तुम्हारी काल्म प्रेजेंस चाहिए, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए कि तुम मेरे पास हो। क्योंकि मेरे वर्ड्स जो हैं वो अपार्ट हो रहे हैं, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जिससे मैं अपना पेन एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मुझे जस्ट किसी इंसान की प्रेजेंस चाहिए जो कि मेरी खामोशी को अंडरस्टैंड कर सके, जो कि मेरे वर्ड्स को, मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके। इस पोइट्री का एक मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि राइटर जो है वो इसमें ये कहना चाहता है कि मोस्टली हम बहुत सैड होते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम अपनी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं, तो हम रॉक बॉटम में चले जाते हैं, हम रॉक बॉटम में जाते हैं और पोइट्री में सुलेस को ढूंढते हैं, और पोइट्री हमें हमें काल्म मिलता है। जब हम पोइट्री को लिखते हैं, वर्ड्स को लिखते हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एंड हमारा जो माइंड है वो एक पीसफुल स्टेट में चला जाता है। इस पोएम में राइटर ने लॉस एंड ग्रीफ के थीम को डिस्कस किया था, कि जब आपके लव्ड वंस आपसे दूर चले जाते हैं तो आप हर्ट होते हो, आप उनसे डिस्टेंस को फील करते हो, आप लोनलीनेस को फील करते हो, एंगर को फील करते हो, आइसोलेशन को फील करते हो, एंड डिस्टेंस को फील करते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।